कक्षा 8वीं के लिए पाठ नंबर 1। पाठ का नाम है भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण। तो जैसा ही पाठ के नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर किन चीज़ों का वर्णन किया गया। सबसे पहले भाषा, उसके बाद लिपि, फिर है बोली और उसके बाद व्याकरण। तो भाषा क्या है यहाँ पर? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों या भावों को बोलकर या लिखकर दूसरे मनुष्य तक पहुँचाता है। ठीक है। भाषा और इसकी उत्पत्ति किससे है बेटा? भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और दूसरा है लिखित। बोलकर प्रकट की जाने वाली भाषा और लिखकर प्रकट की जाने वाली भाषा। भाषा का मूल रूप, भाषा का मूल रूप यानी कि अस्तित्व क्या है? भाषा का मूल रूप मौखिक यानी कि बोलना है। मनुष्य ने सबसे पहले बोलना सीखा, मौखिक रूप से लिखना नहीं पड़ता। वह धीरे धीरे, क्योंकि मौखिक रूप को लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसे पढ़ा हुआ भी बोल सकता है और जो अनपढ़ है उसे भी अच्छे से मौखिक परिभाषा या अभिव्यक्ति करनी आती है। अतः यह इसे सीखना नहीं पड़ता, वह धीरे धीरे स्वतः आ जाता है। भाषा को लिखित रूप बाद में आया है, जब व्यक्तियों को अपने से दूर रहने वाले मित्रों और संबंधियों तक अपने विचारों में कठिनाई हुई, तब उसने भाषा का लिखित रूप विकसित किया। भाषा के लिखित रूप की आवश्यकता क्यों पड़ी बेटा? क्योंकि जब हमसे कोई दूर रहता है, क्योंकि उस समय पहले जो समय था फ़ोन वगैरह इतने नहीं होते थे कि हम एक दूसरे के पास फ़ोन वगैरह करके अपनी बातों को या अपने भाव को व्यक्त कर सकें। तो मनुष्य ने उसके लिए अपने दूर रहने वाले रिश्तेदारों तक अपने भाव को स्पष्ट करने के लिए लिखित भाषा को सीखना आरंभ किया और यह धीरे धीरे बाद में इसने पत्रों के रूप में अपना स्वरूप धारण किया। भाषा के लिखित रूप की विशेषता। भाषा के लिखित रूप के द्वारा अपने विचारों भावों को भविष्य के लिए सुरक्षित इस लाइन में भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है, ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि हम अपने मन के विचारों को एक कागज़ पर उतार कर अपने पास लंबे समय तक सुरक्षित भी रख सकते हैं और अपने ज्ञान के संचित कोश के आधार पर लिखित भाषा और जितना भी हमारा ज्ञान है, जो भी हमारा साहित्य है, वो सब हमारे पास कौन से रूप में मिला है बेटा? लिखित भाषा के रूप में। भाषा को लिखने का एक स्थायी तथा मानक होता है। मौखिक भाषा इकाई ध्वनि है, जबकि लिखित भाषा की इकाई वर्ण है। मातृभाषा। जब एक छोटा सा बच्चा घर में जब जन्म लेता है और वह जब धीरे धीरे बोलना सीखता है, तो वह सबसे पहले अपने घर वालों की बोली बोलना सीखता है और उस बोली या उस भाषा को क्या कहा गया है बेटा? मातृभाषा। लिपि। जैसे किसी मूल ध्वनि को जब लिखकर प्रकट किया जाता है, तो ऐसा करने के लिए कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है और उन जिनका प्रयोग करके हम अपनी बात को लिखकर प्रकट कर सकते हैं, और इन्हीं चिन्हों को हमने क्या कहा है? लिपि। अब लिपि को कैसे परिभाषित किया गया व्याकरणिक ने? यहाँ पर भाषा के मूल ध्वनि को लिखकर प्रकट करना, निश्चित किए गए चिन्हों को ही लिपि कहा गया है। अब जैसे हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा कौन सी लिपि बेटा? देवनागरी। उर्दू की फारसी, अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी की गुरमुखी। हिंदी भाषा को लिपि देवनागरी के विकास लिपि, इसका विकास कौन सी लिपि से हुआ था बेटा? देवनागरी का ब्राह्मी लिपि से। और उर्दू की लिपि फारसी, यानी कि इसको कैसे लिखा जाता है? दाईं से बाईं ओर। भारत मेरा देश है, इस वाक्य को निम्नलिखित तरीके से लिख सकते हैं, जैसे हिंदी देवनागरी में भारत मेरा देश है, अंग्रेजी रोमन में इंडिया इज़ माई कंट्री या भारत मेरा देश है। पंजाबी में भी ऐसे ही और उर्दू में भी अपनी लिपि के अनुसार इसको लिखा गया है। भारत में हिंदी भाषा के विभिन्न रूप हैं, जैसे राजभाषा यानी कि एक राज्य के द्वारा प्राप्त भाषा, जो उसके प्रशासनिक यानी कि प्रशासन यानी कि उसके जो भी राज्य के कार्य है उसके लिए प्रयोग की गई भाषा को क्या कहते हैं हम? राजभाषा। हिंदी को कब हमारे देश में मान्यता प्राप्त है बेटा? 14 सितंबर 1949 को स्वाधीन भारत में संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है और देवनागरी इसकी
लिपि है। भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश राज्यों में हिंदी का प्रयोग प्रथम भाषा यानी कि राजकीय भाषा या राजभाषा के रूप में किया जाता है। द्वितीय भाषा, यहाँ द्वितीय भाषा क्यों कहा गया है? क्योंकि हमारे देश में ऐसे भी राज्य हैं जिनकी अपनी भाषा होती है, लेकिन इसके अलावा वो संपर्क भाषा के रूप में भी इसको प्रयोग में लाते हैं या इसको दूसरी भाषा के रूप में भी इसको बोलते हैं। जैसे पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, इन तीनों ही राज्यों की अपनी, पंजाब की पंजाबी भाषा है, महाराष्ट्र की मराठी है, गुजरात की गुजराती है। इसके अलावा एक दूसरी भाषा के रूप में भी इसको प्रयोग किया जाता है। इन राज्यों के निवासी आसानी से हिंदी को समझ सकते हैं। संपर्क भाषा, दक्षिण भारत के राज्यों में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा पूर्वोत्तर के राज्यों में हिंदी का प्रयोग संपर्क भाषा के रूप में किया जाता है। यानी कि संपर्क, कम्युनिकेशन, यानी कि एक दूसरे को संपर्क करने की भाषा। क्योंकि यहाँ पर अपने अपने राज्यों की अपनी अपनी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन फिर भी ये राज्यों के जो निवासी हैं वो हिंदी को भली भांति, अर्थात कोई भी हिंदी भाषी इन राज्यों में हिंदी बोलकर अपना काम चला सकता है। इन राज्यों के निवासियों को भी टूटी फूटी हिंदी बोलते हैं। भारत के बाहर भी अनेक देशों में हिंदी का पठन पाठन की सुविधा है। कनाडा, इंग्लैंड, मॉरिशस, ट्रिनिडाड, सूरीनाम जैसे अनेक देशों में हिंदी का प्रचलन है। अमेरिका ने भी अपने यहाँ हिंदी का पठन पाठन की सुविधा प्रारंभ करने की यहाँ पर मिस्टेक है, आत की जगह यहाँ बेटा बात आएगा। हिंदी के शब्द संपदा तथा साहित्य का भंडार अत्यंत समृद्ध है, क्योंकि इसके हिंदी का जो शब्दकोश है, शब्द संपदा मतलब शब्दकोश, साहित्य भंडार अत्यंत समृद्ध है, यानी कि बहुत बड़ा है। मानक भाषा, अब बेटा यहाँ पर ये मानक भाषा क्या है? यहाँ पर बताया गया कि समाज में शिक्षित यानी कि जो एजुकेटेड वर्ग है वो शिष्ट जनों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को मानक भाषा या स्टैंडर्ड लैंग्वेज भी कहा जाता है। मानक भाषा व्याकरण सम्मत होती है, यानी कि व्याकरण के नियमों से बंधी हुई होती है। व्याकरण सम्मत मतलब व्याकरण के नियमों से बंधी हुई होना। साहित्य, शिक्षा, दूरदर्शन, आकाशवाणी, पत्र पत्रिकाओं आदि में मानक भाषा का प्रयोग किया जाता है। भारतीय संविधान में स्वीकृति, भारतीय संविधान में पहले 18 भारतीय भाषाओं को राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में स्वीकार किया गया था। पहले कितनी भाषाओं में स्वीकार किया गया था बेटा? भारत की भाषाओं को सिर्फ 18 भारतीय भाषाओं को ही राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में स्वीकार किया गया, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 22। कौन कौन सी भाषाएं इसके अंतर्गत आते हैं? हिंदी, गुजराती, पंजाबी, कश्मीरी, असमिया, कोंकणी, मराठी, उड़िया, उर्दू, बंगला, संस्कृत, मणिपुरी, नेपाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और सिंधी। पर अब इनमें से 4 और भाषाएं इसमें सम्मिलित की गई हैं, वो है डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली, और इनकी संख्या कितनी हो गई है? 22। अब उसके बाद आता है बोली। किसी छोटे क्षेत्र या सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा, स्थानीय रूप को क्या कहते हैं हम? बोली। बोली के 4 विशेषताएं होती है। पहला है बोली केवल बोलचाल के काम में आती है, सिर्फ बोलने के लिए यूज होती है, ना कि इसको लिखने में प्रयोग किया जाता है। इसमें कोई भी लिखित साहित्य यानी कि हमारे कोई भी लिखित साहित्य नहीं है। यह भाषा के आरंभिक यानी कि भाषा का प्रारंभिक जो रूप होता है, आरंभिक जो शुरुआती जो रूप है वो है। बोली का प्रयोग एक सीमित क्षेत्र में ही किया गया है। उसके बाद आती है आपकी उपभाषा। जब किसी बोली का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, उपभाषा जब किसी बोली के क्षेत्र विस्तृत हो जाता है तथा इसमें साहित्य रचना की जाने लगती है तो वह बोली के स्थान पर उपभाषा बन जाती है। प्रारंभ में ब्रज तथा अवधि बोलियां थी, पर जैसे जैसे उसने साहित्य रचना आरंभ हुई ये दोनों उपभाषाएं बन गई। ब्रज भाषा में सूरदास द्वारा रचित सूरसागर तथा अवधि भाषा में तुलसीकृत रामचरितमानस प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ठीक है। हिंदी भाषा खड़ी बोली साहित्यिक रूप है।
यहाँ पर अगर हिंदी का साहित्यिक रूप कौन सी बोली में है बेटा, वो है आपका खड़ी बोली में। फिर है व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं बेटा, किसी भी चीज़ को नियमबद्ध प्रणाली में रखना व्याकरण कहलाता है। जैसे बच्चों को स्कूल में रखने के लिए कुछ अनुशासन बनाया जाता है कि वह अनुशासन में रहकर विद्यालय में पठन पाठन का कार्य करें, उसी प्रकार से हम हिंदी या इंग्लिश की व्याकरण के अंदर कुछ नियमों को बनाते हैं जो हमारे शब्दों को और वर्णों को व्याकरण के नियमों के अंदर बंधे रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, व्याकरण। जैसे मैं मेरा काम कर रहा हूँ, मेरे को वह से कुछ काम है, कमरे में कौन का सामान है, मेरे माताजी बीमार है, मैंने जाना है। तो उपयुक्त वाक्यों में कुछ अशुद्धियाँ हैं, यानी कि कुछ गलतियाँ भी हैं जिनके कारण उन्हें शुद्ध वाक्य नहीं कहा जा सकता। इन अशुद्धियों का कारण भाषा के नियमों की जानकारी का अभाव है, यानी कि हमें व्याकरण का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है, जिसके पूर्ण ज्ञान न होने की वजह से ये शब्द जो वाक्य जो हमने बोले हैं वो अशुद्ध हो जाते हैं। भाषा के नियमों की जानकारी हमें उस भाषा के व्याकरण से प्राप्त होती है। प्रत्येक भाषा के कुछ अपने नियम होते हैं। भाषा का प्रयोग करते समय उस भाषा के उन नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। अतः स्पष्ट है कि व्याकरण ही हमें भाषा के शुद्ध रूप का स्वरूप का ज्ञान कराती है। इसीलिए विद्यालयों में हम प्राय स्तर पर व्याकरण को पढ़ाया जाता है, जिससे हमारी भाषा का शुद्धतम रूप का ज्ञान हमें प्राप्त हो। उपयुक्त वाक्यों में व्याकरण सम्मत रूप देखिए। मैं अपना काम कर रहा हूँ, मेरी माताजी बीमार हैं, कमरे में किसका सामान रखा है और मुझे जाना है। तो व्याकरण किसे कहते हैं बेटा, यहाँ पर परिभाषित किया गया है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसकी सहायता से हम किसी भाषा के शुद्ध रूप को पढ़ने, लिखने और बोलने का ज्ञान प्राप्त हो, उसे क्या कहते हैं, व्याकरण। व्याकरण के कितने अंग बताए गए हैं बेटा, यहाँ पर 4। वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। वर्णों का प्रकार, उच्चारण, वर्गीकरण, संधि आदि का ज्ञान क्या कहलाता है, हमारा वर्ण विचार। और शब्द, शब्दों के भेद, उत्पत्ति, रचना का ज्ञान शब्द विचार। पद विचार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय आदि हमारे पद विचार। वाक्य विचार, वाक्यों के भेद, विश्लेषण, संश्लेषण, विराम चिन्ह आदि का ज्ञान वाक्य विचार कहलाते हैं। साहित्य, ज्ञान को, साहित्य किसे कहते हैं, ज्ञान को संचित कोश, यानी कि ज्ञान के संचित सींच इकट्ठा किया गया जो कोश, जो संग्रह है, वो क्या कहलाता है बेटा, हमारा साहित्य।